हेलो एंड वेलकम। आप सभी का स्वागत है भारत 24 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और आज हमारे साथ एक बहुत खास मेहमान मौजूद हैं। एलजेपीआर के युवा तेज तर्रार नेता, मुख्य सचेतक और साथ ही प्रभारी बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश। और साथ ही क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं और इसीलिए कॉन्वर्सेशन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। स्वागत करती हूँ अरुण भारती जी आपका। आप सांसद भी हैं एलजेपीआर के, बहुत सारे आपके पास पदभार भी हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां भी हैं, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो अब आपके पास है वो उत्तर प्रदेश को लेकर है। कहीं पर मैं पढ़ रही थी कि उत्तर प्रदेश में चिराग का दिखेगा भौकाल, माहौल है तैयार। तो माहौल क्या तैयार है और एलजेपीआर की क्या तैयारी है? आप देखिए, हम लोग उत्तर प्रदेश में आज नहीं, हमारे पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का सपना था कि हमारे विधायक, हमारे भी वहाँ से लोगों को रिप्रेजेंटेशन मिले। और इसके लिए हम लोगों ने उस समय उन्होंने तैयारी की थी। लेकिन जब हम लोग दोबारा पार्टी को बिल्ड करने के बाद बिहार में मजबूत हुए, तो हम लोग को लगा कि अपने बड़े साहब के सपने को साकार करने के लिए उत्तर प्रदेश में भी काम करने की ज़रूरत है। और लगातार हम लोग संगठन को मजबूत कर रहे हैं। आप याद कीजिए, बिहार में जब हम लोग बिहार विधानसभा चुनाव से लगभग 8-9 महीने पहले जब आया था कि हम पार्टी को कैसे आगे मजबूत करेंगे, तो हम लोगों ने नव संकल्प महासभा की शुरुआत की थी। और वहाँ से की थी जहाँ पर एनडीए बिहार में सबसे कमज़ोर है, पूरा शाहाबाद का एरिया, और आरा के रमना मैदान से हम लोगों ने शुरू किया था। वो एक पहला ऐसा एक्सपेरिमेंट था जहाँ पर हम लोगों को लगा था कि हम या तो पास हो सकते हैं या फेल हो सकते हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि अगर आपको जरा भी गुंजाइश हो कि आप जीत सकते हो, तो आपको जरूर कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल। पहला नव संकल्प महासभा जून महीने की गर्मी में 8 जून को हुआ था। और वहाँ से जो सफ़र शुरू हुआ वो 21 सितंबर को पूर्णिया में ख़त्म हुआ था। और जब तक ये सारा कार्यक्रम ख़त्म हुआ था, हमारी एक एक सभाओं में 50-50 हज़ार से ज़्यादा लोग आते थे। ये हमारे नेता चिराग पासवान जी की मजबूती और जनता के बीच उनको लेकर के जो आकर्षण था वो दिखाता था। हम इसी चीज़ों को लेकर के उत्तर प्रदेश में भी जब काम कर रहे हैं, संगठन को मजबूत करने के लिए, विस्तार देने के लिए, साथ ही साथ हम वो माहौल बनाना चाहते हैं जहाँ पर उत्तर प्रदेश में भी नव संकल्प महासभा जैसा ही कार्यक्रम हम कर सके। और जिस दिन चिराग पासवान जी आकर के उत्तर प्रदेश की धरती पर अपनी बात को रखेंगे, बिल्कुल भौकाल ही होगा। और मैं भौकाल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उसका भी एक एग्जाम्पल है। लोकसभा चुनाव में सपा ने, कांग्रेस ने कहा कि संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है। बिहार में भी उन लोगों ने यही कहा था। चिराग जी ने वहां पर हर मन से कहा कि जब तक रामविलास पासवान जी का अंश चिराग पासवान है, न संविधान को खतरा है, न आरक्षण को खतरा है। तो ये भौकाल बिहार में जब चल सकता है, तो उत्तर प्रदेश में भी चल सकता है। तो ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में चूंकि आप एनडीए के साथी हैं, एनडीए में लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास के पास पोस्टर लगे और उन पोस्टर में लिखा था, क्यों मांगे उधार, अब अपना नेता है तैयार। तो इसमें उधार किससे मांग रहे हैं? नेता तो आपके कौन है वो सब जानते हैं, लेकिन उधार किससे मांग रहे हैं आप? देखिए, हमारा जो गठबंधन है केंद्र में है, हम्म। अब झारखंड में है और बिहार में है। हमारे कोई विधायक हैं ही नहीं उत्तर प्रदेश में। तो गठबंधन तो अब चुनाव के वक्त जो गठबंधन हुआ था सरकार का, वो है अभी इस वक्त। उस गठबंधन में लोक जनशक्ति पार्टी कहीं से कोई हिस्सा तो है नहीं उसका। जब हम लोग वहां पर आ करके अपने पार्टी के विस्तार के लिए काम कर रहे होते हैं, तो सबसे पहला सिग्नलिंग हम अपने समाज को कर रहे होते हैं। जो समाज ठगा गया है सपा और कांग्रेस के द्वारा, जब लोकसभा चुनाव में आकर के वोट मांग के जाते हैं, और हमारे लोग उनको वोट भी करते हैं। पूरा पूरा उत्तर प्रदेश का पासी पासवान समाज, दलित समाज ने इस बार लोकसभा चुनाव में वोट किया था ये सपा को और कांग्रेस को, महागठबंधन को वोट किया था। आज जब उनके यहाँ घटनाएं होती हैं, जब जसलाल सरोज की पीपरगांव भदोही में हत्या होती है, जब हिमांशु सरोज की होलागढ़ में हत्या होती है, तो कोई भी कांग्रेस का आदमी, सपा का आदमी परिवार के साथ खड़ा होने के लिए नजर क्यों नहीं आता? इसीलिए वो किया गया कि अब हम अपने समाज से ही नेतृत्व को खड़ा करेंगे। हम कहीं से भी भाड़े के नेता अब नहीं लेके आएंगे। हम न सपा से लेकर के आएंगे, हम न कांग्रेस से लेकर के आएंगे, न हम किसी दल से लेकर के आएंगे। अब हम इसी समाज से खड़ा करेंगे। इसलिए अब हम क्यों मांगे उधार जब अपना नेता तैयार। लेकिन बीजेपी के साथ आप इंटैक्ट हैं, ये तो बहुत क्लियर मामला है। ये तो देखिए, हम लोग छोटे स्तर पे काम कर रहे हैं। हम लोग संगठन को लेकर के ग्राउंड स्तर पे काम कर रहे हैं। गठबंधन को लेकर के जो भी फैसले होंगे
शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। चिराग पासवान जी तय करेंगे, बड़े नेताओं के साथ बैठ करके तय तय करेंगे। ये जब तय होगा तब तय होगा। लेकिन आज ग्राउंड पर जहां जरूरत है मजबूती से अपने समाज के पीड़ित लोगों के साथ खड़े होने की, दलितों के साथ, वंचितों के साथ, गरीबों के साथ खड़े होने की, वहां लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास मजबूती से खड़ी है। लेकिन आपके जवाब में ना हाँ है और ना है, तो भविष्य की बात है, तो भविष्य में जैसा लीडरशिप फैसला लेगी। लेकिन अभी जब आप जा रहे हैं, आप चौपाल कर रहे हैं, आप बड़े बड़े प्रोग्राम्स कर रहे हैं, उसकी कुछ तस्वीरें भी हमने देखी, तो आप जब कहते हैं कि ऑपोजिशन की पार्टीज जो पीडीए की बात करती हैं या जो पिछड़े समाज के उत्थान की बात करती हैं और उनके लिए उन्होंने काम नहीं किया डिस्पाइट वोट लेने के बाद, तो आपको रिस्पॉन्स कैसा मिलता है जब आप लोगों के बीच में जाते हैं? शिकायतें होती हैं, काम नहीं हो रहा है, या उनको विकल्प चाहिए जो दलित और पिछड़ों की आवाज़ बन सके? क्या रिस्पॉन्स कैसा होता है अरुण जी? आप याद कीजिए जिस वक्त मायावती जी हुआ करती थी उत्तर प्रदेश में, फिर भी दलित समाज को पासवान समाज भी उनके साथ ही थे। एक उम्मीद हुआ करती थी कि उनके साथ कोई ना कोई पार्टी, कोई ना कोई नेता मजबूती से खड़े हैं। आज के दिन में सपा और कांग्रेस को वोट देने के बाद, महागठबंधन को वोट देने के बाद भी ये विश्वास उनके पास आज अभी तक हो नहीं पाया है। और इसका एक बड़ा ही प्रत्यक्ष उदाहरण है, इसका कारण है जहां भी ये घटनाएं होती हैं, करने वाले ही सपा के लोग हैं, सपा के गुंडे हैं। तो जिसको आपने वोट दिया है और अगर वही आपको प्रताड़ित कर रहा है, तो कहीं से आपके ऊपर आप कहीं सपा के ऊपर विश्वास कर पाएंगे? कोई विश्वास बनेगा नहीं। न कांग्रेस के ऊपर बन रहा है, क्योंकि कांग्रेस के एलाई हैं। जब भी साथ में खड़े होने की बात ही आती है समाज के साथ, वो समाज को छोड़ देते हैं, अपने वोटर को छोड़ देते हैं और सपा के साथ खड़े हो जाते हैं। आज तक राहुल गांधी जी उत्तर प्रदेश में किस गरीब दलित किसान के यहाँ गए हैं, उनकी घटना में गए हैं और कहे हैं कि मैं आपके लिए मजबूती से खड़ा हूँ? ऐसा हम लोग को देखने के लिए कहीं नहीं मिल रहा है। ऐसे में जब समाज इस संशय में है कि हमारा नेतृत्व कौन करेगा, देखिए ये समाज के हिसाब से नेतृत्व तय होना, ये समाज की सच्चाई है, यथार्थ है। इससे हम लोग आंखें नहीं चुरा सकते हैं। हर समाज के अपने नेतृत्व है। दलित समाज को और खास करके पासवान समाज की जब बात आती है, जो वैक्यूम है उसको आज उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे भारतवर्ष में भरने के लिए अगर कोई नेता तैयार है तो वो चिराग पासवान जी। मुझे लगता है कि अगर चिराग जी उत्तर प्रदेश में आएंगे तो जनता उनको हाथों हाथ लेगी। लेकिन चिराग पासवान नो डाउट एक युवा नेता हैं, एक उभरते हुए नेता हैं, और हमने हर बार के चुनावों में एलजेपीआर का एक शानदार स्ट्राइकिंग रेट देखा है, बहुत सक्सेसफुल स्ट्राइकिंग रेट देखा है। लेकिन विपक्ष साथ साथ ये भी कहता है कि चिराग पासवान है तो एनडीए के अंदर, लेकिन अपनी एक अलग राजनीति करते हैं। तो इसको आप लोग कॉम्प्लीमेंट के तौर पर लेते हैं या आप इसको एक चैलेंज के तौर पर लेते हैं? कोई भी जो गठबंधन होता है वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे होता है। हर मुद्दे पे ना हमारी सहमति होती है, ना सामने वाले जो गठबंधन के लोग होते हैं उनकी सहमति होती है। हमारे कॉमन ग्राउंड्स पे सहमति होती है। इसीलिए पार्टी ने हमेशा रामविलास पासवान जी के समय से ही किसी भी अलायंस में रहे हो, उन्होंने अपनी आइडेंटिटी को हमेशा बरकरार रखा है, पार्टी की आइडेंटिटी को बरकरार रखा है। और जो गरीब समाज और दलित समाज, वंचित समाज के प्रति हमारा जो कमिटमेंट है उसको भी बरकरार रखा है। इसीलिए ऐसे कई मुद्दे हैं जहां पर गठबंधन में हमारे अलग अलग विचार हैं और होना भी चाहिए। पूरा का पूरा राजनीति जो है अलग अलग विचारों का ही समावेश है। ऐसे में मेरे विचार आपसे अलग हो सकते हैं। आरक्षण के मुद्दों पर हमारे अलग विचार हैं। अभी लैटरल एंट्री की बात आई थी, वहां पर हमारे अलग विचार हैं और हमारे नेता ने खुले मन से इसको कहा भी था, हम लोग लैटरल एंट्री के विरोध में हैं। आरक्षण को लेकर के जो बार बार कवायद चलती है, कैटेगराइजेशन की बात चलती है, उस पे हम लोग विरोध में हैं। और इन विरोधों के बावजूद भी अगर गठबंधन आपका इंटैक्ट है, इसका मतलब मैं अपने गठबंधन के सहयोगी के विचारों को उतना ही सम्मान देता हूं, भले मैं उससे एग्री नहीं करता। तो मतभेद है विचारों को लेकर के, मनभेद नहीं है। मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं होना चाहिए। और हनुमान तो राम के जैसे होते हैं वैसे हैं ही, ये कई मौकों पर हमने देखा। हाँ, हनुमान जी को भी राम जी से कई बार मतभेद हुआ है। और मतभेद किसी भी लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। मतभेद होने चाहिए, अलग अलग विचार होने चाहिए, क्योंकि अलग अलग विचारों से ही एक बेहतर नतीजा निकलता है। लेकिन उत्तर प्रदेश का चुनाव हमने हमेशा से देखा है, मंडल कमंडल की राजनीति बहुत पुरानी उत्तर प्रदेश के चुनावों में रही है। आज भी हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में जाति का बोलबाला रहता है, दूसरी तरफ एनडीए विकास की राजनीति करता है। लेकिन आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में विकास की राजनीति के साथ साथ
जातिगत राजनीति की अपनी जगह है और उसको हर पार्टी इंक्लूडिंग योर पार्टी साधने की कोशिश करती है, तभी चुनाव जीत पाएगी। ये मजबूरी है, ये पावर गेम है, या ये स्ट्रेंथ है? व्हाट इज इट? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने कहा है सबका साथ सबका विकास। तो उन्हें भी पता है कि भारतीय समाज जो है अलग अलग तबकों में सामाजिक आधार में बटा हुआ है। और जब विकास की बात करेंगे, जो कि एनडीए का कोर एजेंडा है, तो जब तक हम हर समाज का अलग से विकास के बारे में बात नहीं करेंगे या उनका अलग से नेतृत्व और प्रतिनिधित्व नहीं होगा, तब सबका विकास कैसे होगा। इसीलिए ऐसे में अगर अलग अलग नेतृत्व, अगर अलग अलग नेता आकर के छोटे छोटे लेवल पे भी अगर अपने समाज की बातों को, मांगों को आकर के बड़े नेता के सामने रख रहे हैं और बड़े नेता उसको ऊपर तक पहुंचा करके नीतियां उसी हिसाब से बना करके समाज को फायदा पहुंचा रहे हैं, तो ये तो अच्छी बात है। ये हब एंड स्पोक मॉडल ही है, आप एक तरह से देखें तो। इसीलिए चूंकि समाज आज भी अपने समाज के ही नेतृत्व को अगर स्वीकार करता है, और भारत में चूंकि ये एक सच्चाई है, यथार्थ है, तो हम लोग भी उस सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ सकते। इसीलिए हम लोग भी प्रयास करते हैं कि हमारे समाज की तो आवाज़ हो ही, लेकिन साथ ही साथ हमारे साथ भी जितने लोग हैं कोई भी छूटे ना। ऐसे में आपने देखा होगा बिहार में भी सिर्फ वहाँ पर पासवान समाज ही नहीं, हर तबके के लिए आवाज़ उठाते हैं। आपने देखा होगा अभी संसद में हम लोगों ने भूमिहार समाज के लिए आवाज़ उठाई, और वो इसलिए ज़रूरी था क्योंकि सब लोग मानते हैं कि वो एक समय पे मजबूत थे, लेकिन परिस्थितियां समय के हिसाब से बदलती हैं, और अगर उनकी आवाज़ उठाने की भी ज़रूरत होगी, चाहे आप किसी भी समाज से आते हो, किसी भी तबके से आते हो, तो हमारे नेता चिराग पासवान जी उनकी आवाज़ उठाने के लिए, हम लोग उनकी आवाज़ उठाने के लिए हमेशा लेकिन आपने मौजूद हैं। अभी शुरू में इससे पहले जब कहा कि मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं होना चाहिए, तो आज की तारीख में भी कोई मतभेद है क्या? क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में अखिलेश यादव ने चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाया, वो एक बहुत बड़ा इशू रहा, जिसको लेकर ट्वीट पे ट्वीट अखिलेश यादव करते रहे। उस पर योगी आदित्यनाथ का भी बयान आया और उन्होंने कहा कि 15 दिन और इंतजार कर लीजिए। लेकिन हमने देखा कि एलजेपीआर इसे लेकर काफी मुखर है और इस पर बात भी कर रही है। ये कितना बड़ा इशू उत्तर प्रदेश के चुनाव में आप देखते हैं, मे बी एस्केलेटेड बाय ऑपोजिशन, पर ये रहेगा सेंटर में? देखिए, उन्होंने जो मुद्दा उठाया है, खास करके अभी अयोध्या राम मंदिर जी के मामले को लेकर के, हम लोग का इसमें ये मानना है कि भगवान राम का जो अधिकार है, जो दान पत्र में जाता है, वो तो भगवान राम का है। उसको लेकर के कानून करेगा, कानून अगर कुछ नहीं करेगा तो भगवान राम जरूर उसके लिए कुछ करेंगे। लेकिन इस मुद्दे को लेकर के हम लोग जितना समाज की आवाज़ को हम उठाना चाहते हैं, उतना ही हम सरकार की बातों को भी मानना चाहते हैं, क्योंकि जो शासन और प्रशासन है, जो कानून है, वो सरकार के माध्यम से ही चलता है। ऐसे में इसको लेकर के लगातार जिस तरह से अखिलेश यादव जी जो बयानबाजी कर रहे हैं, उस बयानबाजी से के माध्यम से वो जो साधने की कोशिश कर रहे हैं, हम उसके विरोधी हैं। आप भगवान राम के अस्तित्व पे अगर सवाल उठाते हैं, आप उनकी व्यवस्था में अगर कुछ भी ऐसा होता है जिस पर सवाल उठाते हैं, तो आपको मुखर होकर के आकर के जनता के सामने इसके समाधानों के बारे में भी बात करना चाहिए। किसी भी विपक्ष का ये दायित्व बनता है कि जब आप सवाल उठाएं, जब आप समस्याओं के बारे में बात करें, तो नीतिगत फैसलों में आपकी भी सहभागिता होनी चाहिए। लेकिन सिर्फ और सिर्फ विरोध करने के लिए एक किसी मौके की तरह इस्तेमाल करना, ये सरासर गलत है। हम लोगों ने लगातार बिहार में भी कहा है कि तेजस्वी जी जब विरोध करते हैं, तो आप नीतिगत फैसले को कैसे बेहतर कर सकते हैं, इसकी बात होनी चाहिए। यही बात ना हम लोगों को बिहार में तेजस्वी जी के सामने देखने को मिली है, ना उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी या उनके किसी नेता की तरफ से देखने को मिला है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं और हम लोग प्रयास करते हैं कि अगर ऐसा कोई भी मुद्दा आ रहा है, तो हर समाज की बात वहां रखी जाए, और अगर रखी जाती है और कोई सार्थक नतीजा निकलता है, तो ये स्वागत नहीं, योग्य लेकिन कदम फिर होना ये भी चाहिए। कहने की साथ साथ नौबत क्यों आई, जब योगी जी की तरफ से कहा गया कि जो खुद संलिप्त रहे हैं ऐसे कई मामलों में, उनसे हमें उपदेश नहीं चाहिए? देखिए, बात तो सही बोल रहे हैं आप। याद कीजिए, अभी जब पीछे की घटनाएं हुई हैं, जो दान का विरोध कर रहे हैं, ये यही लोग हैं ना जिन्होंने दलितों की जान भी ली है अभी पीछे 3 महीने में कई परिवारों की। और अब ये जिस पीडीए की बात करते हैं, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक की, अब ये गुप्ता एक परिवार है, वहाँ भी उनकी बेटी के साथ उन्होंने उनकी जान ले ली। तो न ये पिछड़ों को छोड़ रहे हैं, न दलित को छोड़ रहे हैं,
और अल्पसंख्यक को लेकर के जिसकी बात करेंगे, तो ऐसे में बताइए पिछड़ा समाज, दलित समाज जिसका नारा दे रहे हैं वो तो टूटता नजर आ रहा है। अखिलेश जी अपने नेतृत्व को नीतियों के माध्यम से समाधानों पर क्यों नहीं बात करते हैं? सिर्फ ट्वीट के माध्यम से क्यों वो मुद्दों को उठाते हैं लेकिन एक नतीजे तक नहीं ले जाते हैं? एक नेतृत्व का ये काम होना चाहिए। अगर ऐसा वो नहीं कर पा रहे हैं तो उन पे सवाल उठना भी वाजिब हो रहा है, बिल्कुल ही वाजिब है। और यही सवाल हम लोग उठा रहे हैं। लेकिन इंटेंट एक है और एक कॉमन चीज जो समाजवादी पार्टी और एलजेपीआर में है कि वो पीडीए के जरिए सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, और आप लोग और आपके नेता रामविलास पासवान जी से लेके खुद चिराग पासवान और आप खुद भी सामाजिक न्याय को हमेशा साथ लेकर चलने की बात करते हैं। लेकिन अगर बदलाव है या कॉन्ट्रडिक्शन है तो वो क्या है दोनों के इंटेंट के पीछे या दोनों के एग्जीक्यूशन के पीछे, जो फैसले लेते हैं या जो बातें करते हैं? देखिए उनकी समाजवादी पार्टी अब समाजवादी पार्टी रह नहीं गई है, अब वो हो गई है साम्राज्यवादी पार्टी। अब पीडीएफ जो है ना, जो पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक की बात करता है, अब वो प्रॉपर्टी और ऑफ डिम्पल और अखिलेश होकर के ही रह गया है। ऐसे में सिर्फ वो चाहते हैं कि उनके परिवार से लोग आए, लेकिन जब समाज और वहाँ पर जो उनके कार्यकर्ताओं की बात आती है, ऐसे में कहीं से भी उनका कोई कार्यकर्ता या उनकी पार्टी जब वो पीडीए की बात करती है तो न पिछड़ों के साथ खड़ी नजर आती है, न दलितों के साथ खड़ी नजर आती है, सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर एक समाज के साथ खड़ी नजर आती है। और अभी तो अब सुनने में ये भी आ रहा है कि कहीं कुछ मुस्लिम समाज है जहाँ घटनाएं हुई थी और करने वाले भी उनके ही समाज के लोग हैं। ऐसे में हम लोगों को ये सवाल पूछने की ज़रूरत है आज के दिन में कि उत्तर प्रदेश में जनता अगर अखिलेश यादव पर उन्होंने एक समय पर विश्वास किया था, आज से 2 साल पहले, फिर ये विश्वास डगमगाने का कारण उनके लोग बराबर जो बन रहे हैं, अखिलेश जी इसमें अपनी प्रासंगिकता कहाँ से खोज रहे हैं? क्योंकि जब इन मुद्दों पर बात करने के लिए अखिलेश जी को सामने आना था, वो तो है नहीं, अभी तो वो लंदन में घूम रहे हैं और लगातार यहाँ पर पिछड़ों पर, दलितों पर अत्याचार हो रहा है। वो ट्वीट के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन समाज उन पर अब विश्वास नहीं कर रहा है। लेकिन उनका मोराल बहुत हाई है, और ख़ास तौर से 2024 लोकसभा इलेक्शन के बाद उत्तर प्रदेश, जहाँ से सबसे ज़्यादा सीटें आती हैं, सबसे बड़ा एक राज्य है पॉपुलेशन के लिहाज से भी, वहाँ पर समाजवादी पार्टी एक एज में नज़र आई थी। और लोकसभा चुनावों में टोटल नंबर में हमने उसका एक लॉस एनडीए को होता हुआ भी देखा था। तो उनको ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में हमने तब भी कमाल किया था, और इस बार के जब विधानसभा चुनाव होंगे हम कमाल तब भी करेंगे। तो ये कॉन्फिडेंस है, क्या है, कोई स्ट्रैटेजी है उनके पास ऐसी जिसके आधार पर वो लड़ने की तैयारी कर रहे हैं? ये ओवर कॉन्फिडेंस उनको होना चाहिए, हम लोग चाहेंगे रहे, क्योंकि उस वक्त आप याद कीजिए लोकसभा चुनाव के समय चिराग पासवान जी बिहार में तो उत्तर प्रदेश में आए नहीं थे, अब उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं, लगातार उनके लिए हम जमीन तैयार कर रहे हैं। जब ये आएंगे तो उनका ओवर कॉन्फिडेंस कैसे अंडर कॉन्फिडेंस में बदलेगा वो आप भी देखिएगा। लेकिन चिराग पासवान जी की अब बात करते हैं तो बहुत मौक़ों पर ऐसा देखा गया है कि बहुत ग्राउंड पर लोगों के साथ कनेक्टेड उनका जो व्यवहार है, जो एक तबके के लोग हैं, महिलाएं हैं, हमने देखा है कि उनका व्यवहार बहुत पारिवारिक भाव वाला रहता है। इसे सिर्फ चुनावी नज़रिए से देखा जाए या निजी जीवन में भी वो वैसे ही है? नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि निजी जीवन में भी चिराग जी का वही व्यवहार है, क्योंकि आप याद कीजिए जब पार्टी और परिवार टूटी थी 2021 में, तो अगर किसी ने उनको उठाया था और किसी ने उनका उस वक्त साथ दिया था, तो ये बिहार के जितने हमारे लोग हैं सब परिवार की तरह ही उन्होंने उस वक्त उठाया था उनको। और ख़ास करके जहाँ भी हम लोग उस वक्त कहीं कहीं किसी भी गांव में गए, किसी भी पंचायत में गए, किसी भी कार्यक्रम में गए, तो महिलाओं ने सबसे ज़्यादा उनको हाथों हाथ उठाया है। तो ये जो उनका व्यवहार आता है वो स्वाभाविक ही आता है, क्योंकि यही उनका परिवार है जिसके कठिन समय में उनके साथ खड़े रहे, उनको उठाया, आज वो शीर्ष स्थान दिया है जहाँ पर वो बैठे हुए हैं, और ये स्वाभाविक ही उनको आता है और कृतज्ञता के भाव से आता है। ये उनका अपना खुद का स्वभाव भी ऐसा ही है। आप कभी मिलेंगे उनसे तो आपको खुद भी पता बिल्कुल, मेरी जब उनसे मुलाकात हुई तो वो भाव नज़र भी आया है। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में हमेशा से अरुण जी हमने एमवाय राजनीति की बहुत बात की है, एमवाय समीकरण की बात हम लोग हमेशा करते रहे हैं। ऑपोजिशन एक और आरोप ये लगाता है एनडीए पर या बीजेपी पर, स्पेसिफिक ओवरऑल एनडीए पर ही बात करते हैं कि आप लोग मुस्लिमों को साथ लेकर कभी चल नहीं पाए। आपको लगता है कि 2027 में इस धारणा को, इस नैरेटिव या परसेप्शन को आप लोग ब्रेक कर पाएंगे? अभी बिहार में पार्षद के चुनाव हुए जिसमें हमारी पार्टी को मात्र एक टिकट मिला था, एक सीट मिला था। 9 सीट थे जिसमें से एक हमारी पार्टी को मिला था,
और जब ये पार्टी के अंदर तय हो रहा था कि किसको देना है सीट, तो चिराग पासवान जी ने उन्होंने बड़ा ही स्वाभाविक रूप से कहा था कि हम लोगों को अपने पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के 2005 के उस उद्देश्य को याद करना चाहिए जब वो बिहार में मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे। और इसीलिए हमारी पार्टी में जो पिछले 26 सालों से मजबूती से बने रहे हैं, कैसा भी उस वक्त सिचुएशन रहा हो, हमको ऐसे आदमी के बारे में सोचना चाहिए। और जब उन्होंने इस टिकट को दिया तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके उन्होंने आगे बढ़ाया। जब उत्तर प्रदेश में भी हम आ रहे हैं तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमने किसी मुस्लिम को टिकट दिया, हमने कहा हम आपके समाज को प्रतिनिधित्व दे रहे हैं। और भले ही आप विश्वास करते आए हों समाजवादी पार्टी पर जिसने आपको कुछ नहीं दिया अभी तक, भले ही आप ये कांग्रेस पर विश्वास करें, लेकिन आप लोगों को पूरे पासी पासवान और मुस्लिम समाज को ठगने का काम अगर किसी ने सबसे ज़्यादा किया है तो वो सपा के लोगों ने किया है और राहुल गांधी जी ने किया है। अगर कल को क्या नाम है अखिलेश जी उत्तर प्रदेश में ये कह दें कि हम मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं तो हम लोग उनका समर्थन करेंगे। अगर इतनी बड़ी हिम्मत बात कह है, रहे हैं आप। बड़ी बात कह रहा हूं मैं, क्योंकि हमारे पार्टी के संस्थापक का ये विचार रहा है। अगर कल सपा ये कहे कि हम मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं तो हमारी पार्टी उनको सपोर्ट करेगी, हम लोग उनकी मदद करेंगे। लेकिन मुझे पता है ऐसा होगा नहीं, क्योंकि लालू यादव जी ने भी कहा था, उनकी ही पार्टी के बड़े सीनियर लीडर हैं अब्दुल बारी सिद्दीकी जी, उन्होंने राबड़ी देवी को उस वक्त मुख्यमंत्री बनाने के लिए कहा कि या तो ये बनेंगे या कोई नहीं बनेगा। यही हाल अमूमन उत्तर प्रदेश में भी है। मैं तो चैलेंज करूंगा कि अगर अखिलेश जी किसी मुस्लिम को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाते हैं तो हम लोग उनकी मदद करेंगे, और अगर सपोर्ट पलट कर करेंगे। अखिलेश यादव यही चैलेंज एनडीए के लिए कर दें तो? आप बिल्कुल कर सकते हैं। अगर हम लोग कभी भी उस व्यवस्था में आए जहां पर हम ये फैसला करने में हमारी बड़ी भूमिका रही तो हम लोग चाहेंगे कि मुस्लिम मुख्यमंत्री उत्तर तो प्रदेश बड़ी में हो। भूमिका के लिए ही क्या इस बार हम उत्तर प्रदेश में सारी सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं? चुनाव लड़ने का जो अंतुगता फैसला होगा वो तो नेता करेंगे, वो समाज करेगा, क्योंकि नेतृत्व हम लोग को उत्तर प्रदेश से ही निकालना है, वहीं से उभारना है। ये तो भविष्य में तय होगा। तैयारी मुकम्मल 403 सीटों पर होगी। आजकल हाँ बोलिए, कंटिन्यू। 403 सीटों पर इसलिए होगी क्योंकि हर तबका, चाहे वो दलित समाज हो, अल्पसंख्यक समाज हो, या फिर पिछड़ा समाज हो, या फिर मैं सामान्य वर्ग की भी बात कर रहा हूँ, जहाँ भी हम लोग गए हैं सभी लोगों ने रामविलास पासवान जी को लेकर के और चिराग पासवान जी को लेकर के एक बहुत बड़ी स्वीकार्यता हम लोग के प्रति दिखाई है। तो हम लोग चाहेंगे कि हम लोग प्रतिनिधित्व हर समाज को दे पाएं अगर, तो बेहतर रहेगा। लेकिन हम लोग चाहेंगे कि जो लोग ठके गए हैं उनको जल्द से जल्द जितना ज़्यादा प्रतिनिधित्व उनका हो वो हमारी पार्टी के लिए आप बेहतर लोग रहेगा। राहुल गांधी की पॉलिटिक्स को कैसे देखते हैं? Do you consider him as a good politician? Do you consider him as a good man? How do you see Rahul Gandhi? Larger picture पे. Rahul Gandhi has been launched and relaunched many times, but his leadership is not able to give that confidence. मतलब वो आज अगर विश्वास देने की बारी आए राहुल गांधी जी के नेतृत्व में तो आज मुझे नहीं होगा। और इसलिए नहीं होगा क्योंकि हर मुद्दे पर जहां उन्हें अपने गठबंधन के साथ खड़े होने चाहिए या अपने गठबंधन के लोगों के साथ खड़े होना चाहिए, वो वहां ऐसे करते हुए नजर नहीं आते। और नेतृत्व का फैसला कभी भी डगमगाता हुआ नहीं होना चाहिए। जब चुनाव बंगाल में चल रहे थे तब उन्होंने जा करके वहां पर ममता बनर्जी जी के के विरोध में बोल करके आए, और जब उनको यहाँ मदद चाहिए थी विमेन रिजर्वेशन बिल गिराने के लिए तब उनको पूरी की पूरी टीएमसी का यहाँ मदद चाहिए था। तो इस नेतृत्व को आप क्या कहेंगे जो सिर्फ वोट के लिए और क्षणिक मौकों के लिए ही गठबंधन की बात करे? लार्जर पिक्चर के बारे में भारत को कैसे आगे ले जाना है उसमें अगर गठबंधन के सहयोगियों को वो सम्मान व इज्जत नहीं मिलेगा तो ऐसे नेतृत्व के प्रति आपका भी विश्वास बनना या किसी भी नेता का विश्वास राहुल गांधी जी के प्रति में बनना बड़ा मुश्किल होता है। आपने अभी अभी ये विमेन रिजर्वेशन बिल की बात कर दी तो साथ साथ मुझे डिलिमिटेशन भी याद आ गया, और उसको लेकर जो ऑपोजिशन का क्रिटिसिज्म था या ऑपोजिशन का साथ ना देना था, ये कहते हुए कि विमेन रिजर्वेशन बिल के नाम पे आप लोग दरअसल डिलिमिटेशन करना चाहते हैं। ये डिलिमिटेशन कितना इम्पोर्टेंट है और क्या इसी डिलिमिटेशन बिल को पास कराने के लिए आजकल अलग अलग राज्यों से आ रही पार्टी की टूट की खबरें लिंक्ड हैं या नहीं है?
देखिए हम लोग का पूरे अभी पार्लियामेंट में लगभग 550 सीटें स्वीकृत की गई थी और ये लगभग मुझे लगता है कि 1960 के दशक में किया गया था। तब से लेकर के आबादी बढ़ चुकी है और जिस अनुपात में संसदीय परंपरा में नेतृत्व होना चाहिए वो बहुत लंबा अरसा गुजर गया है कि उस अनुपात में न नेतृत्व को प्रतिनिधित्व मिल पाता है, न लोगों की आवाज़ उठनी चाहिए जिस तरह से संसद में वो नहीं हो पाती है। इसलिए सीटों का बढ़ना बहुत ज़रूरी है, लगभग 850 सीटें होनी चाहिए। इसको लेकर के अभी पीछे जैसे प्रधानमंत्री जी ने प्रयास किया था इस बिल को पास कराने के लिए और विपक्ष ने पता नहीं किस एजेंडे के तहत इस बिल को गिरा दिया। जितने भी लोग अभी चुनाव अभी आपने जो देख रहे हैं अलग अलग पार्टियों से बागी होकर के निकल के आ रहे हैं, मुझे लगता है कि इनको बागी नहीं कहना चाहिए, इनको विकसित भारत, भविष्य के विकसित भारत में इनको सहभागी कहना चाहिए। क्योंकि जिस चीज़ की ज़रूरत आज हमें है इसका फ़ायदा, इसका बेनिफिट आपको आज से 20 साल बाद दिखेगा, क्योंकि कई बड़े फैसले होते हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं। डिलिमिटेशन भी एक लॉन्ग टर्म का फैसला है जो आने वाले भारत को वो 2047 तक कैसे हम आगे जाएंगे इसको भी शेप करेगा राजनीति के माध्यम से। आज के दिन अगर लोकसभा की सब परिसीमन होते हैं, विधानसभा की परिसीमन होते हैं और अधिक लोगों को प्रतिनिधित्व मिलता है अपने इलाके को की आवाज़ उठाने के लिए, तो ये एक स्वागत योग्य कदम है, इसको होना चाहिए। और आपको लगता है कि इसी दिशा में जब जनगणना होगी, जिसका काम भी शुरू हो चुका है, और जातीय जनगणना खासतौर पर उत्तर प्रदेश के इलेक्शन के पर्सपेक्टिव से, आपको लगता है कि समाज के लिए भी बेहतर होगी और एनडीए के लिए भी बेहतर होगी? अब हर बार जब हम लोग ने पहले भी जब अंग्रेजों के समय में जनगणना होती थी और उसके बाद भी तो जितनी भी नीतियाँ बनती है, चाहे वो किसी भी वर्ग को, किसी समाज को रख करके महिलाओं के लिए या आदिवासियों के लिए, अनुसूचित जातियों के लिए, पिछड़ों के लिए, तो उनकी संख्या के आधार पर ही बनता है। और अब जो हमारे पास संख्या है वो अभी भी 2011 का संख्या है, लगभग 25 साल पुराना आंकड़ा है। ज़रूरतें आज की हैं लेकिन पुराने आंकड़ों पर तय हो रही हैं, इसको बदलना बहुत ज़रूरी है। और ये जो नए आंकड़े आएंगे जिस पे डिलिमिटेशन का सारा ये एक्सरसाइज होगा, ये एक बहुत ही लॉन्ग टर्म डिसीजन है जो भारत को अगले 20 साल 25 सालों तक इसका फ़ायदा मिलेगा। लेकिन आप लोग ने जैसे आरक्षण की आप लोग हमेशा से वकालत करते रहे, रिजर्वेशन की बात, साथ ही साथ आप प्राइवेट सेक्टर में भी रिजर्वेशन की बात आप लोग करते रहे हैं। आपको लगता है कि आने वाले वक्त में ये एक राष्ट्रीय बहस का मुद्दा हो सकता है कि प्राइवेट सेक्टर में भी रिजर्वेशन होना चाहिए? अब देखिए हम लोग को लगता है ये कि जो रिजर्वेशन का जो मूल आधार था वो था कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। आप सरकार की तरफ से आपने इस चीज़ों को होते हुए देखा है, लेकिन आप कॉरपोरेट लाइफ में जाएंगे तो वहाँ भी कई स्तर हैं जहाँ पर भले ही छोटे स्तर पे मगर ये चीज़ें आज भी वहाँ पर उपस्थित हैं। समाज को अगर आप चाहते हैं कि उस स्तर पर पहुँचे जहाँ पर आपस में भेदभाव ना हो, इसके लिए व्यापक स्तर पे इसको हर जगह इसका लागू होना जरूरी है, ताकि कोई बच्चा अगर मान लीजिए अनुसूचित जाति से आ रहा है, आज वो सरकारी व्यवस्था में है और कल को वो कॉर्पोरेट लाइफ में भी आ पाने की अगर संभावना बनती है, ताकि उसका ही नहीं आने वाली पीढ़ियों का भी उसका बेहतर ये हो सके, तो वो ये जरूर होना चाहिए। लेकिन लगता है कि बिहार के बाद उत्तर प्रदेश की आप लोगों ने पूरी तैयारी कर ली है। आपका ट्वीट पढ़ रही हूँ मैं, जिसमें आप ये लिखते हैं कि ये सपाई क्या है, बस पहलवान हैं। इन्हें सत्ता मिले तो लूटना आता है, गरीब दलित को कूटना आता है, और जिस दिन कुर्सी फिसलती दिखे उसी दिन पार्टी से टूटना आता है। तो आप भी कहते हैं समाजवादी पार्टी टूट रही है? लग तो रहा है, क्योंकि अगर उन्हें अगर सांसदों को इस बात का, उनके विधायकों को इस बात का विश्वास हो जाए कि आने वाले समय में जो उनके नेता अखिलेश जी हैं उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री नहीं बने, तो इनके सांसद अगर इन पे विश्वास नहीं करते हैं तो मुझे लगता है कि ये असंभव होता हुआ दिखता है। देखिए, अगर आपका नेतृत्व, आपकी पार्टी सिर्फ इसलिए टिकी हुई है क्योंकि आपके नेता सत्ता में हैं, तो ऐसे में उस पार्टी का टूट जाना ही बेहतर है, क्योंकि ये नेता की स्वीकार्यता नहीं है, नेता की कुर्सी की स्वीकार्यता है। तो ऐसे में अगर वो सिर्फ कुर्सी की स्वीकार्यता है तो नेताजी को का जो लिटमस टेस्ट जो है वो जरूर होना चाहिए।
और मैंने जैसा पहले भी कहा है कि इनको आप बागी मत कहिए, हम्म, इनको भविष्य के विकसित भारत में सहभागी कहिए। लेकिन ये कौन आपके कैप्शंस लिखता है अरुण जी? जो ना हुए फादर के वो क्या होंगे बिरादर के? ये कौन है? क्रिएटिव माइंड कौन है इसके पीछे? मैं थोड़ा सा लाइटर आ जाती हूँ, बहुत पॉलिटिक्स की बात हो गई। मुझे बताइए, जो ना हुए फादर के वो क्या होंगे बिरादर के? कौन लिखता है ये कैप्शंस? ये एक मेरे बहुत अच्छे मित्र हम्म, भी हैं, हम्म, मेरे एक अनुभव राजनीति में बहुत लंबा हम्म, रहा है, धीरेन्द्र हम्म, कुमार मुन्ना जी का। हम्म, हम लोग जब आपस में बात करते हैं बहुत सारे मुद्दों पर, तो दोनों की बानगी है कि जब चीज़ों को बोले तो ऐसे बोले ताकि सुनने वाले को भी मतलब एक अटेंशन हम लोग का उनका मिल सके। हम्म, इनके माध्यम से अगर हम अपनी बात को कह पाते हैं और जनता तक अपनी मैसेज पहुंचा पाते हैं, तो हम लोग चाह कोशिश करते हैं कि चीज़ें राइमिंग ही हो और वो मैसेज भी चला जाए। लेकिन राजनीति में रिश्ते आपको ज्यादा मुश्किल नजर आते हैं या आपको चुनाव ज्यादा मुश्किल नजर आता है? सो फार जो आपका एक्सपीरियंस रहा है उसके हिसाब से। राजनीति में नेता बनना सबसे मुश्किल काम है। जैसे सिर्फ सफ़ेद कुर्ता पहन लेने से कोई नेता नहीं बनता है। इसीलिए आप नहीं पहन के आए आज सफेद कुर्ता। नहीं, मैं जी। मैं इसलिए इसलिए मैं ये इस बात को बोल रहा हूँ कि लगातार सांसद बनने के बाद 2 साल से जैसे हम लोग काम कर रहे हैं। पहले झारखंड में 1 सीट हम लोग को एनडीए गठबंधन में मिली थी और मात्र 2 महीने मिले थे। वहाँ पर एक विधायक को जिता कर के ले आना। बिहार में 9 महीने काम किया हम लोगों ने। नव संकल्प महासभा से पूरे अपने बिहार को हम लोगों ने कंसोलिडेट करने का काम किया। 29 सीटें ले आकर के 19 विधायक बनाने के बाद ये समझ में आया है कि जनता के बीच में आपकी स्वीकार्यता, आपके विचारों की स्वीकार्यता, आपके मुद्दों की स्वीकार्यता, किसी को कन्विंस कर लेना अपनी बात रख करके, ये ज़्यादा मुश्किल है। चुनाव लड़ना, जीतना ये उससे बहुत आसान काम है। ये नेता के नाम पे आप फिर भी जीत जाएंगे, लेकिन जनता जब आपको पहचानना शुरू करे, आपकी बातों को मानना शुरू करे, ये करना बहुत डिफिकल्ट है। अच्छा, लोग चिराग पासवान जी के बारे में तो बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन अरुण जी के बारे में ऐसा क्या है जो लोगों को जानना चाहिए, विच दे आर नॉट अवेयर ऑफ? People are not aware that I used to be a very good मतलब I like to sketch। मैं स्केच करने का ये करता हूँ। अभी तक बहुत लोगों को मैंने कहीं खुल के बताया भी नहीं है, सिर्फ पेंसिल और पेपर के माध्यम से। और मैंने अपनी मदर की पोर्ट्रेट बनाई है। मैंने बहुत सारे जो उस समय अपने अलग अलग जो एक्टर्स हुआ करते थे उनकी पोर्ट्रेट बनाई है। तो एक स्केचिंग का ऐसा काम है जो मैंने अभी तक कहीं बताया नहीं था। दिस आई लाइक टू डू इन फ्री टाइम एंड आई एम ऑल्सो अ फोटोग्राफर। ओह नाइस। तो आई टेक लॉट ऑफ पिक्चर्स ऑफ माई किड्स, ऑफ नेचर, और वेरेवर वी गो फॉर हॉलीडे, वहाँ मैं फोटो खुद ही खींचता हूँ। पर हॉलीडे पर आप लोग जाते कहाँ होंगे? आप लोग इतना तो चुनावी यात्राओं में बिजी रहते हैं, एक राज्य का चुनाव खत्म होता है, दूसरी जगह शुरू हो जाता है, और आप लोग तो फिर अब एक्सपेंशन मोड में वैसे भी हैं, तो टाइम कहाँ मिलता है? इसी में से टाइम निकालते हैं। देखिए, सभी के पास 24 घंटे और 365 दिन है। कोई इसमें E=mc² का फॉर्मूला दे जाता है और कोई कुछ भी नहीं कर पाता। सो वी हैव एम्पल टाइम। मतलब इसी में से आप समय निकाल करके, और परिवार के प्रति भी प्रतिबद्धता है, कमिटमेंट है आपकी। बच्चे हैं तो उनके प्रति कमिटमेंट है। कुछ ऐसा है पॉलिटिक्स में जो रामविलास पासवान जी से आपने सीखा हो और आप उसे अपनी राजनीति में फॉलो भी करते हो? 2 चीज़ें हैं। एक, जब भी आप लोगों से बात करें, पहले आप उनकी बात सुने। आप अपनी बातों से उनको कन्विंस करने का प्रयास नहीं करें। और दूसरा, अगर संभव हो पाया आपसे कि आप उसकी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, तो आप करें ज़रूर। क्योंकि आपको याद होगा, आप कभी भी ट्रेन से जाएंगी तो आप जरूर कोई ना कोई ऐसा आदमी मिलेगा जो जरूर कहेगा कि रिस्पेक्टिव ऑफ विच कास्ट और क्रीड आई कम फ्रॉम, आई गॉट दिस जॉब बिकॉज ऑफ रामविलास पासवान जी। सो यू शुड बी एबल टू हेल्प। इसमें एक छोटा सा एनेक्डोट है, इफ आई कैन टेल यू। बाल गोविंद डोम करके एक अनुसूचित जाति के ये थे, और हर बार जब भी वो अपने क्षेत्र जाते थे तो मिलते थे। तो उन्होंने कहा कि सर, मेरी ऐसी मदद कीजिए, क्योंकि मैं गांव के बाहर रहता हूँ ना, मेरे पास कुछ है, मुझे मेरे यहाँ एक चापाकल लगवा दीजिए। तो उन्होंने कहा कि बाल गोविंद जी, मैं आपके यहाँ चापाकल तो लगवा ही दूंगा, मैं साथ में एक ऐसी भी चीज़ लगवा दूंगा कि पूरे गांव के लोग आपके यहाँ आएंगे। उन्होंने उनके यहाँ सिर्फ एक टेलीफोन लगवा दिया। तो उससे क्या हुआ कि पूरे गांव के लोग अपने लोगों से, अपने परिवार के लोगों से बात करने के लिए बाल गोविंद जी के यहाँ जाते थे।
तो दैट इज हाउ यू ब्रिंग इन सोशल चेंज। अगर संभव हो सकता है मदद करना तो आपको जरूर करना चाहिए। बिल्कुल, और तिनके तिनके से आप घोंसला तैयार जी। कर सकते हैं, छोटी छोटी कोशिशों से आप बदलाव ला सकते हैं। लेकिन देखिए, उत्तर प्रदेश का चुनाव तो बहुत एकदम हेक्टिक रहने वाला है, दौड़ भाग भी रहेगी, जैसा मैंने कहा एलजेपीआर के लिए खास तौर पर, और फिर एनडीए के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि कोई एक सलाह जो आप योगी आदित्यनाथ जी के लिए देना चाहें, तो वो सलाह क्या होगी? देखिए, योगी आदित्यनाथ जी बहुत बड़े नेता हैं, और ऐसे में मेरा सलाह देना छोटी मुंह बड़ी बात होगी। हम्म, तो फिलहाल हम लोग ये कहें कि हम लोग चाहेंगे हम्म, कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हमें सलाह दें कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी के खिलाफ हम लोग को कैसे और बेहतर काम करना चाहिए। तो फिर अखिलेश यादव जी के लिए कोई सलाह बता दीजिए। अखिलेश यादव जी को चूंकि जिन लोगों से उन्होंने वोट लिया था, पिछड़े समाज से, दलित समाज से, उनके बीच में उनको जरूर जाना चाहिए। जब भी कोई घटना हो, आप बड़े नेता हैं, और ऐसा नहीं है कि आपको आज के दिन में सरकार चलाना है, आप विपक्ष के नेता हैं, तो जनता के बीच जाकर के आप जनता के काम के बीच जरूर रहें, और सरकार को आप विपक्षी होने के तौर पर उनके नीतियों की निंदा करें, साथ ही साथ सकारात्मक सुझाव भी अवश्य दें। विपक्ष के नेता के तौर पर आपको सिर्फ विरोध ही नहीं, आपको एक सकारात्मक विपक्षी होने के बारे में भी सोचना चाहिए। राहुल गांधी के लिए भी फिर एक सलाह दे दीजिए। राहुल गांधी जी बहुत बड़े नेता हैं, मेरा सलाह देना कहीं से उनको सही नहीं होगा, क्योंकि पता है नहीं मानेंगे। वैसे भी उनका एक छोटा सा कोटरी है, कुछ लोग हैं जो उनको सलाह देते हैं, और वैसे सलाह अगर वो उनको देते रहेंगे तो राहुल गांधी जी हमेशा सिर्फ लॉन्च ही होते रहेंगे। तो योगी आदित्यनाथ या नीतीश कुमार, अगर मैं चुनने को आपको कहूँ तो किसे चुनेंगे? दोनों की अपनी प्रासंगिकता है, अलग अलग राज्यों के लिए, और दोनों ही अपने राज्यों में बेहतरीन बेहतरीन काम कर रहे हैं। चिराग पासवान जी की सबसे बड़ी ताकत, या एक सलाह जो मैंने बाकी लोगों के लिए पूछा, उनकी ताकत या कोई एक सलाह जो आप उनको देना चाहें? सलाह तो मैं नहीं, राजनीति में उनका अनुभव मुझसे ज़्यादा है, लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा कि आज के दिन में जो जनता के बीच में स्वीकार्यता है उनकी, जो उन्होंने अपने संघर्ष के माध्यम से, क्योंकि बहुत नेताओं को संघर्ष का मौका नहीं मिलता है, आपको जब भी संघर्ष का मौका मिले आप रोड पर निकल जाइए। और ये चिराग पासवान जी की सबसे बड़ी ताकत है कि इतने समय सत्ता में, अभी लगभग 2 साल सत्ता में रहने के बाद भी, उन्होंने कभी भी अपने कोर एजेंडे से, जो उनका मुख्य उद्देश्य है, मुद्दा है, उससे उन्होंने कभी समझौता नहीं किया है। और अगर मैं आपको चुनाव करने के लिए बोलूं पीडीए या एनडीए, तो चुनाव किसका करेंगे? आज के दिन में उसे पूछिएगा तो मैं चुनाव करूंगा एनडीए का। एनडीए इसलिए क्योंकि देखिए, जब विकास की बात आती है, आप देखिए बहुत सारे मुद्दों पर प्रधानमंत्री जी को आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह से सरकार काम कर रही है, इन सारे कार्यों का फैसला, फायदा आने वाले समय में आपको दिखेगा। चाहे कास्ट सेंसस की बात हो, बहुत समय से बंद हो गया था, लेकिन अगर ये दोबारा आ रहा है और हर जातियों के लोगों के आंकड़े को लाया जा रहा है, तो सोचिए कि आने वाले समय में सबका साथ सबका विकास का जो नारा है, जो नीतियां बनेंगी, वो सारे सभी को समावेश करके बनेंगी। तो इन चीज़ों का फायदा भविष्य में होगा। एनडीए ऑब्वियस चॉइस रहेगा उसमें। यूपी के सबसे प्रभावशाली नेता? आज के दिन में सबसे प्रभावशाली नेता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, और हम लोग चाहेंगे कि अगर किसी मुद्दे पर, हम लोग चूंकि नए हैं, किसी मुद्दे पर अगर वो हमें सलाह देते हैं तो हम उनके सलाह को स्वीकार करेंगे। 2027 का सबसे बड़ा मुद्दा यूपी चुनाव में कौन सा रहेगा? मुझे लगता है कि 2027 में जो सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा वो विकास का रहेगा, और विकास के साथ ही साथ कैसे सारे समाज को समाहित करके जो प्रधानमंत्री जी का जो एजेंडा है वो रहेगा। आखिरी सवाल, मोदी 3.0 की सबसे बड़ी उपलब्धता आपको क्या नजर आती है? अभी आज के दिन में अगर आप मुझसे पूछेगा, 2 बड़ी उपलब्धियां हैं, खास करके हम लोगों ने देखा भी है। एक, जो डिलिमिटेशन अभी दोबारा आएगा, वो पूरे के पूरे भारतीय राजनीति को एक नई दशा और दिशा देगा, और आने वाले समय में जिस तरह से अभी नीति आयोग के माध्यम से कुछ ऐसी नीतियां बन रही हैं देश के विकास को लेकर के, वो भी दूरगामी है, और उनका फायदा भी आने वाले समय में होगा। तो दिल्ली या पटना? आज तो दिल्ली है, लेकिन मुझे लगता है कि 3 दिनों बाद फिर उत्तर प्रदेश। चुनने के लिए दिल्ली या पटना, चुनाव किसका करेंगे? फिर तो पटना का ही करेंगे। पर तैयारी दिल्ली की है, आगे भविष्य के तौर पर जैसी संभावना है और जिस तरीके से आपकी पार्टी काम कर रही है। पर बहुत बहुत शुक्रिया अरुण जी आपका, आज आपने समय निकाला
और इस पॉडकास्ट में आपने चर्चा की उत्तर प्रदेश के चुनावों से लेके एनडीए तक। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू सो मच। थैंक यू।